हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOE 146 यानी परिवार, विवाह और नातेदारी। स्टूडेंट्स, अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड आसानी से सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट एंड गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जिनको आपने अपने एग्जाम में कवर कर लिया तो आप भी अपने एग्जाम में 90+ स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे दिया गया है। आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके असाइनमेंट, गेस्ट पेपर एंड नोट्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BSOE 146 यानी परिवार, विवाह और नातेदारी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि परिवार की विशेषताओं एवं प्रकार्यों का वर्णन कीजिए। यानी हमें इस प्रश्न में ये बताना है कि परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उसका प्रकार कौन से हैं। तो देखो, परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परिवार से ही शुरू होता है। परिवार हमें प्यार, सुरक्षा, संस्कार और जीवन जीने के तरीके सिखाता है। समाज का विकास भी परिवार के माध्यम से होता है, इसलिए परिवार को समाज की आधारभूत संस्था यहाँ पे कहा जाता है। तो यानी हमें इस परिचय से क्या समझ में आया कि परिवार क्या है, आपका एक छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है समाज के अंदर। हर व्यक्ति जो है वो, उसका जो जीवन जो है वो परिवार से ही शुरू होता है। परिवार हमें प्यार, सुरक्षा, संस्कार, जीवन जीने के अनेकों तरीके सिखाता है। तो समाज का विकास भी किससे होता है? परिवार के माध्यम से ही होता है। इसलिए परिवार को यहाँ पे समाज की आधारभूत संस्था यहाँ पे कहा जाता है। वही अगर हम बात करें स्टूडेंट्स परिवार की विशेषताओं की, तो परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी है? पहला आपका पॉइंट क्या कहता है कि सामाजिक संस्था, यानी परिवार जो है आपका वो सामाजिक संस्था भी है। यानी परिवार समाज की सबसे पुरानी और स्थायी संस्था यहाँ पे मानी जाती है। और ये संस्था क्या करती है? ये संस्था समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वही अगर हम बात करें भावनात्मक संबंध की, तो परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम, स्नेह, विश्वास और सहयोग का यहाँ पे संबंध होता है। कठिन समय में परिवार एक दूसरे का यहाँ पे सहारा बनते हैं। अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की परिवार की, तो तीसरी विशेषता आपकी यहाँ पे क्या कहती है कि स्थायी संबंध, यानी परिवार के संबंध केवल कुछ समय के लिए यहाँ पे नहीं होते बल्कि लंबे समय तक यहाँ पे बने रहते हैं। माता पिता, भाई बहन और अन्य रिश्तों का जो महत्व है वो जीवन भर यहाँ पे रहता है। यानी स्थायी संबंध देखने को मिलते हैं हमें। परिवार के अंदर जितने भी संबंध होते हैं वो कुछ समय तक के लिए नहीं होते बल्कि लंबे समय तक के लिए होते हैं। तो जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, रिश्ते, इन सबका जो महत्व है वो जीवन भर हमारे साथ बना रहता है। वहीं अगले पॉइंट की बात करें, अगली विशेषता की परिवार की, तो देखो यहाँ पे बच्चों का पालन पोषण, यानी परिवार बच्चों की देखभाल करता है, उन्हें अच्छे संस्कार देता है, शिक्षा और नैतिक मूल्य भी यहाँ पे क्या करता है? प्रदान करता है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है कि आर्थिक सहयोग, परिवार के सदस्य मिलकर यहाँ पे आय अर्जित करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी भी उनकी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करते हैं और परिवार को यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक सहयोग से क्या मतलब है कि परिवार के सदस्य मिलकर क्या कर रहे हैं? अपनी आय को अर्जित कर रहे हैं, यानी अपनी इनकम को यहाँ पे बना रहे हैं और साथ ही जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर रहे हैं और साथ में परिवार को भी जो भी आर्थिक सुरक्षा है वो भी प्रदान कर रहे हैं। वही अगले पॉइंट की बात करें, यानी अगली विशेषता की, तो अगली विशेषता यहाँ पे आपकी क्या कहती है कि सामाजिक नियंत्रण, यानी परिवार अपने सदस्यों को यहाँ पे सही और गलत का ज्ञान देता है, उन्हें समाज के नियमों का पालन करना भी यहाँ पे सिखाता है। तो वही आपका क्या कहलाता है? सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। यानी परिवार के अंदर परिवार क्या कर रहा है? परिवार अपने सदस्यों को यहाँ पे बता रहा है, सही निर्णय लेने और सही गलत का जो ज्ञान है वो भी यहाँ पे देता है सभी सदस्यों को। उन्हें बताता है कि समाज के नियमों का कैसे पालन करना है, किस तरीके से आपको समाज के अनुरूप यहाँ पे चलना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके परिवार के प्रकार, यानी परिवार के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है आपका? जैविक प्रकार, यानी परिवार विवाह के माध्यम से संतानों को यहाँ पे जन्म देने तथा उनका पालन पोषण का कार्य करता है। इससे समाज की जो निरंतरता है वो बनी रहती है। यानी जैविक प्रकार मीन्स कि परिवार क्या कर रहा है? यहाँ पे
विवाह के माध्यम से संतानों को यहाँ पे जन्म देता है, उनका पालन पोषण करता है और समाज में भी आपकी इससे निरंतरता बनी रहती है। वहीं अगर हम बात करें शैक्षिक प्रकार, तो परिवार यहाँ पे जो होता है वो बच्चे की सबसे पहली पाठशाला कहलाता है। यानी परिवार बच्चे की सबसे पहली पाठशाला होता है। बच्चा सबसे पहले यहीं से भाषा, व्यवहार, अनुशासन और अच्छे संस्कार सीखता है। वही अगला पॉइंट कहता है कि आर्थिक प्रकार्य। आर्थिक प्रकार्य की अगर हम यहाँ पे बात करें तो परिवार अपने सदस्यों की भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पे करता है और ये आपका आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यानी आर्थिक प्रकार्य भी यहाँ पे करता है परिवार। वहीं अगले कार्य की बात करें तो आपका सामाजिक प्रकार्य, यानी परिवार जो है वो व्यक्ति का समाजीकरण करता है, उसे समाज के नियम, परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति से भी यहाँ पे परिचित कराता है। भावनात्मक कार्य की बात करें अगर हम भावनात्मक प्रकार्य की, तो परिवार अपने सदस्यों को यहाँ पे प्रेम, स्नेह, सुरक्षा और मानसिक शांति भी यहाँ पे देता है। इससे व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वो तनाव का सामना बेहतर ढंग से भी कर पाता है। यानी आपकी जो फैमिली जो है, परिवार जो है, वो आपको यहाँ पे एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट भी यहाँ पे देते हैं। जितने भी आपके परिवार के मेंबर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, वो सब मिलकर हमें प्यार, स्नेह, सुरक्षा और मानसिक शांति जो है वो देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें ये महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं जीवन के अंदर, हमारे साथ और भी बाकी सदस्य हमारे हैं परिवार के, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव को भी हम बेहतर ढंग से यहाँ पे मैनेज कर पाते हैं, समझ पाते हैं। वहीं अगला पॉइंट क्या कहता है कि सांस्कृतिक प्रकार, यानी परिवार अपनी संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यहाँ पे पहुंचाता है। यानी परिवार क्या कर रहा है यहाँ पे, आपका सांस्कृतिक प्रकार भी कर रहा है, यानी अपनी संस्कृति को, भाषा को, मान्यताओं को, परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का भी यहाँ पे कार्य कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें मनोरंजन का प्रकार्य, अब मनोरंजन के प्रकार्य में यहाँ पे परिवार की क्या भूमिका रहती है समझते हैं। तो देखो, परिवार में आपका त्योहार, उत्सव, खेल, बातचीत और समय साथ बिताने से जो आपके सदस्य हैं उनको खुशी और मानसिक संतोष यहाँ पे मिलता है। वही आपका क्या कहलाता है, मनोरंजन प्रकार्य यहाँ पे कहलाता है। यानी परिवार में सब लोग मिलके हम लोग किस तरीके से फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, खेल खेलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं सभी लोग मिलके एक साथ। तो उससे क्या होता है कि सभी के अंदर ना एक सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है, खुशी मिलती है हमें टाइम स्पेंड करके अपने परिवार से। तो ये क्या है, आपका मनोरंजक प्रकार्य है। वहीं अगर हम बात करें आपके निष्कर्ष की, तो देखो अंत में कहा जा सकता है कि परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ये केवल व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, बल्कि उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और नैतिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिवार के बिना समाज की कल्पना करना कठिन है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने परिवार में सम्मान, प्रेम, सहयोग और एकता बनाए रखे, जिससे परिवार और समाज दोनों का ही विकास हो सके। यानी निष्कर्ष यहाँ पे क्या कहता है कि हम कह सकते हैं कि जो परिवार है आपका समाज में सबसे महत्वपूर्ण संस्था यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि परिवार से ही हमारा ऑलराउंडर डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास यहाँ पे करने में हमारा जो परिवार की जो योगदान है वो बहुत ज्यादा होता है। तो परिवार के बिना समाज की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसलिए हर व्यक्ति का यहाँ पे क्या है, कर्तव्य है, हर व्यक्ति की यहाँ पे ड्यूटी है कि वो परिवार में प्रेम, सम्मान, सहयोग, एकता को बनाए रखे, जिससे परिवार और आपका समाज दोनों में ही क्या हो सके, दोनों का ही यहाँ पे विकास हो सके। वही स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है कि क्या संयुक्त और एकल परिवार के बीच निरंतरता है, चर्चा कीजिए। तो परिवार जो है समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। समय के साथ परिवार के स्वरूप में बदलाव आया है। पहले भारत में आपके संयुक्त परिवार अधिक प्रचलित थे, लेकिन आज शहरीकरण की वजह से, औद्योगिकरण और आपका शिक्षा और रोजगार के कारण एकल परिवारों की जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ रही है। फिर भी संयुक्त और एकल परिवार पूरी तरह से अलग नहीं है, दोनों के बीच कई प्रकार की निरंतरता देखने को हमें मिलती है। यानी हमें इस प्रश्न में बताना है कि संयुक्त और एकल परिवार के बीच में क्या निरंतरता है, हमें ये बतानी है। तो देखो, परिवार जो है वो समाज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। समय के साथ परिवार के स्वरूप भी यहाँ पे बदलते रहे हैं। पहले भारत के अंदर आपकी ज्यादातर संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलते थे,
यानी ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलती थी। लेकिन आज क्या हुआ, शहरीकरण की वजह से, औद्योगिकीकरण की वजह से, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, इन सब की वजह से क्या हुआ कि संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार ने यहाँ पे ले ली। और फिर भी अगर हम बात करें संयुक्त और एकल परिवार की, तो ये पूरी तरह से दोनों अलग नहीं है। इन दोनों के बीच में हमें कई निरंतरता देखने को मिलती है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे संयुक्त परिवार वे परिवार है जिसमें आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। सभी सदस्य मिलकर यहाँ पे आय अर्जित करते हैं और संसाधनों का उपयोग करते हैं। वही आपके संयुक्त परिवार कहलाते हैं। मतलब ज्वाइंट फैमिली में जिसमें आपके दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब लोग एक साथ, रिश्तेदार जो है मिलकर रहते हैं, वही आपका संयुक्त परिवार यहाँ पे कहलाता है। और सभी सदस्य मिलकर यहाँ पे आय को अर्जित करते हैं और संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। वही अगर हम बात करें एकल परिवार के अर्थ की, तो देखो, एकल परिवार वे परिवार है जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं। इसमें परिवार का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है और निर्णय जो होता है वो मुख्य रूप से माता पिता ही यहाँ पे लेते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, एकल परिवार यहाँ पे कहलाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त और एकल परिवारों के बीच में जो आपकी निरंतरता है वो किस तरीके से है। तो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है कि भावनात्मक संबंधों की निरंतरता, यानी एकल परिवार बनने के बाद माता पिता, दादा दादी, अन्य रिश्तेदारों से प्रेम, सम्मान और अपनापन यहाँ पे बना रहता है। त्योहारों, विवाह और अन्य पारिवारिक अवसरों पर भी सभी सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं या एक साथ मिलते हैं। तो देखो, भावनात्मक संबंधों की निरंतरता हमें देखने को मिलती है। यानी एकल परिवार होने के बाद भी आज के समय में हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे जो पेरेंट्स है, जो दादा दादी है, जो बाकी रिश्तेदार जो है, वो सब लोग एक साथ जब मिलते हैं तो उनमें अभी भी अपनापन हमें देखने को मिलता है, प्रेम, सम्मान, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। त्योहार, विवाह और जितने भी आपके पारिवारिक अवसर होते हैं, इन सभी पे सभी सदस्य जो हैं परिवार के वो एक साथ मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें आर्थिक सहयोग की, तो यहाँ पे आर्थिक सहयोग से क्या मतलब है कि भले ही परिवार आपके अलग अलग घरों में रहते हो, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की आर्थिक सहायता वो करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संकट के समय परिवार के सदस्य जो हैं वो एक दूसरे को सहयोग देते हैं। वहीं अगर हम बात करें सांस्कृतिक परंपराओं का पालन, यानी संयुक्त और एकल दोनों ही परिवारों में आपके धार्मिक रीति रिवाज, त्योहार, पारिवारिक संस्कारों का यहाँ पे पालन किया जाता है। इससे आपकी जो पारिवारिक संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। यानी चाहे आपकी संयुक्त फैमिली हो या फिर आपका, हम कह सकते हैं, एकल परिवार हो, इन दोनों में ही, संयुक्त और एकल परिवार दोनों में ही आपके जितने भी रीति रिवाज होते हैं, त्योहार होते हैं, इन सबको यहाँ पे मनाया जाता है, संस्कारों का पालन किया जाता है और इसी से आपकी जो पारिवारिक संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। वही अगर हम बात करें जिम्मेदारियों का निर्वहन, यानी एकल परिवार के जो सदस्य हैं, एकल परिवार के सदस्य भी अपने माता पिता और बुजुर्गों की यहाँ पे देखभाल करते हैं। कई परिवार जो है उन्हें आर्थिक सहायता, नियमित मुलाकात और डिजिटल माध्यमों से उनके साथ जो है निभाते हैं। यानी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी हमें देखने को मिलता है। यानी अपनी जिम्मेदारियां हम लोग यहाँ पे निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे हम संयुक्त परिवार में हो चाहे एकल परिवार में हो। हम लोग यहाँ पे जो भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अपने माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, नियमित मुलाकात भी करते हैं और डिजिटल माध्यमों के से भी हम लोग उनका साथ बनाए रखते हैं। यानी फोन कॉल, वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो आधुनिक तकनीक का योगदान, यानी मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग रहने वाले परिवार भी निरंतर संपर्क में आते हैं। इससे पारिवारिक संबंध जो है आपके मजबूत बने रहते हैं। यानी आधुनिक तकनीकों का योगदान जो है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मोबाइल फोन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से जो भी अलग रहने वाले परिवार है वो निरंतर संपर्क में रहते हैं और इससे आपके पारिवारिक संबंध जो है वो मजबूत होते हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक मूल्यों की निरंतरता, यानी सम्मान, सहयोग, अनुशासन, प्रेम, विश्वास जैसे मूल्य जो है आपके संयुक्त और एकल दोनों परिवारों में बच्चों को यहाँ पे सिखाए जाते हैं। इससे परिवारों की जो परंपराएं हैं वो बनी रहती है। यानी आपका पारिवारिक मूल्यों में निरंतरता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, दूसरों की सहायता कैसे करनी है, कैसे सहयोग करना है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, प्रेम, विश्वास, ये सारी वैल्यूज जो है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है, चाहे वो आपका एकल परिवार हो चाहे फिर वो आपका संयुक्त परिवार हो।
ठीक है। अब हम बात करते हैं अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, संयुक्त और एकल परिवारों में आपका क्या अंतर होता है। तो देखो संयुक्त परिवार जो है वो बहुत बड़ा होता है, जबकि जो एकल परिवार है वो बहुत छोटा होता है। संयुक्त परिवार में जो निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, सभी लोगों की सहमति से लिए जाते हैं, जबकि जो एकल परिवार है वहां पे वो जो पति पत्नी है वो ही यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, वो ही यहाँ पे मुख्य निर्णय लेते हैं। तो संयुक्त परिवारों में आपकी जो जिम्मेदारियां होती है वो एक दूसरे के साथ साझा की जाती है, शेयर की जाती है, जबकि एकल परिवार में जो जिम्मेदारी होती है वो लिमिटेड सदस्यों तक ही होती है, यानी सीमित सदस्यों तक ही होती है। वहीं एकल परिवार में आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है, जबकि संयुक्त परिवार में आपका सामूहिक जीवन पर अधिक जोर यहाँ पे दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपको निष्कर्ष क्या कहता है कि संयुक्त और एकल परिवार एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के साथ विकसित हुए दो अलग अलग पारिवारिक स्वरूप है। आज भले ही रहने का तरीका बदल गया हो, लेकिन पारिवारिक प्रेम, सहयोग, सम्मान, जिम्मेदारी, सांस्कृतिक परंपराएं दोनों प्रकार के जो परिवारों को यहाँ पे जोड़कर रखती हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संयुक्त और एकल परिवारों के बीच निरंतरता आज भी बनी हुई है, केवल उसका स्वरूप समय के अनुसार यहाँ पे बदल गया है। तो इसी के साथ आपका ये प्रश्न भी समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है कि विवाह के संस्थान का संचालन करने वाले नियमों की व्याख्या कीजिए। तो देखो विवाह जो है समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि दो परिवारों का यहाँ पे जो संबंध है वो स्थापित करता है। प्रत्येक समाज में विवाह को यहाँ पे व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का जो उद्देश्य है वो परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के हितों की रक्षा करना है। अलग अलग समाजों और धर्मों में इन नियमों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन उनका जो मूल उद्देश्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपका अंतर्विवाह की। अंतर्विवाह की बात करें तो अंतर्विवाह जो है आपका, इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति अपने ही जाति, धर्म, समुदाय या समूह के भीतर जो विवाह करे। भारत में आपके लंबे समय तक जाति के भीतर विवाह करने की परंपरा यहाँ पे रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना है। यानी अंतर्विवाह का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति अपने ही कास्ट में, अपने ही रिलीजियन में, ठीक है, अपनी ही कम्युनिटी में रहकर जब वो अपना विवाह करता है, ठीक है, तो वो ही आपका अंतर्विवाह कहलाता है। और भारत में ये जो आपकी जो परंपरा है वो लंबे समय तक हमें देखने को मिली है, ठीक है। और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर आपकी जितनी भी सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको बनाए रखना। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि बाह्य विवाह। भाई विवाह की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या है कि अपने गोत्र, कुल या निकट संबंधियों के बाहर विवाह करें, वही आपका बाह्य विवाह यहाँ पे कहलाता है। हिंदू समाज में आपका समान गोत्र में विवाह को यहाँ पे सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य जो है वो रक्त संबंधों की शुद्धता बनाए रखना और आनुवंशिक समस्याओं से बचाव करना है। यानी आपका जो बाह्य विवाह जो होता है, यानी अपने गोत्र और अपने कुल से निकट जो है आपके संबंध, उनसे रह के उनसे बाहर अपना विवाह करना, ठीक है। तो हिंदू समाज में ना आपका सेम जो गोत्र होता है, गोत्र जो होता है उसमें स्वीकार यहाँ पे नहीं किया जाता विवाह को, क्योंकि इसके अंदर आपका जो रक्त संबंधों की शुद्धता है उसको बनाए रखने के लिए और आनुवंशिक समस्याओं से बचने के लिए यहाँ पे किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एक विवाह की, तो देखो एक विवाह का यहाँ पे क्या अर्थ है कि एक पुरुष केवल एक स्त्री से और एक स्त्री केवल एक पुरुष से ही विवाह करे, तो वही आपका एक विवाह कहलाता है। वर्तमान समय में भारत में ये सबसे अधिक प्रचलित और कानूनी रूप से मान्य विवाह व्यवस्था है और इससे परिवार में आपकी स्थिरता, प्रेम और विश्वास यहाँ पे बना रहता है। तो वही आपका एक विवाह यहाँ पे कहलाता है। वहीं अगर हम बात करें बहुविवाह की, तो बहुविवाह यहाँ पे क्या है आपका कि बहुविवाह वह व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति से अधिक विवाह, एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक विवाह यहाँ पे करता है। इसके दो रूप है, बहुपत्नी विवाह जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां हैं, वही बहुपति विवाह यानी आपका एक स्त्री के कई पति हैं। तो आज भारत में अधिकांश समुदायों में ये जो प्रथा है वो कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है और बहुत कम देखने को हमें मिलती है। वहीं अगर हम बात करें विवाह की न्यूनतम आयु, तो देखो भारतीय कानून के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पे निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि बाल विवाह को रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला और बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इसलिए आपका विवाह के लिए एक न्यूनतम आयु यहाँ पे बनाई गई है भारतीय कानून के अनुसार। वहीं अगर बात करें पति पत्नी के अधिकार और उसके कर्तव्यों की,
तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके जो पति पत्नी जो है, ठीक है, और जो उनके कर्तव्य है वो क्या है कि विवाह के बाद पति जो है, पति और पत्नी दोनों के समान यहाँ पे अधिकार होते हैं, सेम जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। दोनों का कर्तव्य है कि एक दूसरे का सम्मान करें, सहयोग करें, परिवार की देखभाल करें और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारियां निभाएं। वहीं आपका कानूनी नियम, भारत में विवाह का यहाँ पे पंजीकरण, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी, घरेलू हिंसा से सुरक्षा जैसे जितने भी विषय हैं उन सभी के लिए विभिन्न कानून यहाँ पे बनाए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य क्या है कि पति पत्नियों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय को यहाँ पे सुनिश्चित करना। तो इसलिए यहाँ पे आपके कानूनी जो नियम है उनको बनाया गया है। वही अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि विवाह के संस्थान का जो संचालन करने वाले नियम है वो समाज में अनुशासन, समानता और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नियम परिवार को मजबूत बनाते हैं, पति पत्नी के अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों का सम्मान करना चाहिए और उनका पालन भी करना चाहिए। तो वही स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि समाज शास्त्रीय साहित्य में परिवार की प्रमुख विशेषताएं गिनवाइए। तो देखो, परिवार समाज की सबसे पुरानी, महत्वपूर्ण और मूलभूत सामाजिक संस्था है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन परिवार से ही शुरू होता है। समाज शास्त्रीय साहित्य में परिवार को एक ऐसे समूह के रूप में माना गया है जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चे तथा अन्य सदस्य प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारी के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो परिवार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नैतिक विकास में भी बहुत ज्यादा भूमिका यहाँ पे निभाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कौन कौन सी है। तो देखो, परिवार, पहली विशेषता क्या है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यानी परिवार जो है वो संसार के प्रत्येक समाज में यहाँ पे पाया जाता है। चाहे समाज छोटा हो या बड़ा, ग्रामीण हो या शहरी, हर जगह परिवार किसी ना किसी रूप में मौजूद होता है, इसलिए सार्वभौमिक संस्था इसको कहा जाता है। वही अगला पॉइंट क्या कहता है, वैवाहिक संबंध पर आधारित, यानी परिवार की शुरुआत सामान्यतः विवाह से होती है। विवाह पति पत्नी के बीच जो आपके सामाजिक और कानूनी संबंध है इनसे स्थापित करता है और साथ ही इसी संबंध के आधार पर परिवार का निर्माण होता है। वही आपका अगला पॉइंट क्या कहता है कि रक्त संबंध और रिश्तेदारी। अगर हम बात करें रक्त संबंध और रिश्तेदारी की, तो देखो, परिवार के सदस्यों के बीच रक्त संबंध या विवाह से बने जो रिश्ते होते हैं वो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी तथा अन्य रिश्तेदार परिवारों का हिस्सा होते हैं। ये संबंध जो होते हैं परिवार को एकता, स्थिरता यहाँ पे प्रदान करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की यहाँ पे आपके, तो भावनात्मक संबंध, यानी परिवार जो है केवल आपका जैविक या कानूनी समूह नहीं है, बल्कि यहाँ पे प्रेम, स्नेह, विश्वास, त्याग और सहयोग पर भी आधारित होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुख दुख में रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भावनात्मक संबंध देखने को मिलते हैं। वही बात करें बच्चों का पालन पोषण और समाजीकरण की, तो देखो, परिवार बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और समाजीकरण का पहला माध्यम है। बच्चा परिवार में ही भाषा, व्यवहार, संस्कार, नैतिकता और सामाजिक नियम सीखता है। इसलिए परिवार को बच्चे की पहली पाठशाला यहाँ पे कहा जाता है, यानी परिवार जो है बच्चे की पहली पाठशाला यहाँ पे होता है, क्योंकि बच्चा यही से आचरण करना सीखता है। वहीं अगर हम बात करें आर्थिक सहयोग की, तो देखो, यहाँ पे आर्थिक सहयोग से क्या मतलब है कि परिवार के सदस्य मिलकर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। आय अर्जित करना, ठीक है, खर्च करना और संसाधनों का उचित उपयोग करना परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो परिवार अपने सदस्यों को यहाँ पे आर्थिक सुरक्षा भी देते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्थायी लेकिन परिवर्तनशील संस्था, यानी परिवार जो है एक स्थायी सामाजिक संस्था है, क्योंकि ये जो है हर समाज में निरंतर बनी रहती है। हालांकि समाज, संस्कृति, शिक्षा और आधुनिकता के इसके प्रभाव से इससे स्वरूप और कार्य में परिवर्तन आता रहता है, जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ती प्रवृत्ति। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक नियंत्रण का माध्यम, तो देखो, परिवार अपने सदस्यों को यहाँ पे सही गलत का ज्ञान देता है तथा अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक नियमों का पालन करना सिखाता है। इस प्रकार परिवार जो है सामाजिक नियंत्रणों का महत्वपूर्ण साधन है। वहीं अगर हम बात करें सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, तो परिवार अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और परंपराओं को यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यहाँ पे पहुंचाता है। इससे समाज की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी यहाँ पे सुरक्षा मिलती है। वहीं अगर हम बात करें सीमित आकार और निश्चित संरचना की, तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है
सीमित आकार और निश्चित संरचना की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो परिवार का जो आकार है ना वो अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में आपका सीमित होता है। इसमें सदस्यों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां स्पष्ट होती हैं, जिससे परिवार का संचालन जो है वो व्यवस्थित रूप से यहाँ पे होता है। वही अगर हम बात करें इस प्रश्न के निष्कर्ष की, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या कहता है कि अंत में कहा जा सकता है कि परिवार जो है समाज की आधारभूत इकाई है। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। समाज शास्त्रीय दृष्टि से परिवार केवल रहने का स्थान नहीं है, बल्कि प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, शिक्षा और सामाजिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए परिवार का महत्व आज भी उतना ही है जितना प्राचीन समय में था। तो देखो यहाँ पे परिवार के बारे में हमें क्या समझ में आया निष्कर्ष से, तो यहाँ पे निष्कर्ष कहता है कि परिवार जो है ना वो समाज की आधारभूत इकाई है। यानी समाज की कल्पना करना यहाँ पे परिवार के बिना नामुमकिन है। अगर हमें समाज को बनाना है तो परिवारों का होना बहुत जरूरी है। अगर परिवार ही नहीं होंगे तो क्या हम समाज को बना पाएंगे, सोसाइटी को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो परिवार यहाँ पे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान भी करता है। उनकी संस्कृति मूल्यों को यहाँ पे, जितनी भी उनकी कल्चर वैल्यू जो है उनको भी यहाँ पे संरक्षण देता है, उनको भी यहाँ पे बचाता है और सामाजिक जीवन का जो है सबसे महत्वपूर्ण ये केंद्र माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से, तो देखो परिवार रहने का स्थान नहीं है। अगर हम समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार यहाँ पे सिर्फ आपका रहने का एक स्थान नहीं होता, बल्कि परिवार में आपको प्रेम, सुरक्षा, सहयोग, शिक्षा और सामाजिक जीवन देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो इसलिए परिवार का जो महत्व है वो आज भी उतना ही अधिक है जितना प्राचीन समय में था।